प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने आने वाला है पहला प्रश्न। आपके सामने पहला प्रश्न आ गया है, सिस्टेमा नेचुरी के लेखक हैं। मतलब सिस्टेमा नेचुरी बुक है वो किसने लिखी है? तो देखो, आप सिस्टम लगाते हो, सिस्टम लेते हो, कंप्यूटर को सब लोग सिस्टम बोलते हैं। तो देखो, आपको अगर आधुनिक जीवन में प्रगति करना है तो आपको सिस्टम लेना होगा। हमने आपको उत्तर भी समझा दिया इन बातों बातों में। तो आप कमेंट करें, हम आपको 2-3 सेकंड का प्रत्येक प्रश्न में समय देंगे। इसके बाद हम आपको उत्तर भी बता देंगे। तो इस तरह से हम आपको बताएंगे, आपके लिए कुछ सेकंड का समय भी देंगे, आप कमेंट भी करें। तो हमने आपको बताया था सिस्टम लेना होगा, तो लेने से अपन याद कर लेंगे सिस्टेमा नेचुरी के लेखक कौन है? कैरोलस लिनियस। तो लेना का मतलब हो जाएगा लिनियस, ठीक है। सिस्टम लेना है तो आपको अब जिंदगी भर याद रहेगा कि सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक लिनियस हैं। इनका पूरा नाम क्या है? कैरोलस लिनियस। इन्हें क्या है, वर्गीकरण के पिता माने जनक कहा जाता है, ध्यान रखें आप। अब आपके सामने देखो, अगला प्रश्न आ गया है। इसका उत्तर हम आपको समझाएंगे, उसके बाद आप इसका उत्तर देना। तो देखो, आपके आस पड़ोस में कई बच्चों के, या फिर आपने नाटकों में देखा होगा, एक हीरो है, उसका नाम बंस रहता है, ठीक है। नाम रहता है कि नहीं रहता है? तो नामकरण पद्धति में 2 शब्द होते हैं। तो वंश की जाति, बताओ क्या सही उत्तर है इसका? आपको 2 नाम बताना है, और हमने बता दिया कि कई बच्चों का नाम वंश भी होता है। तो पूछा हमने, एक लड़का है सामने, हमने उससे पूछा कि वंश आपकी जाति क्या है? बेटा वंश आपकी जाति क्या है? आप लगाओ दिमाग, क्या उत्तर है? आप कमेंट करें। अब देखते हैं इसका सही उत्तर। द्विनाम नामकरण पद्धति में 2 शब्द होते हैं, एक होता है वंश और दूसरा होता है जाति, ठीक है। तो ये आपका ये सही हो जाएगा, और ट्रिक के द्वारा हमने आपको बता ही दिया, आप कभी नहीं भूलोगे बेटा वंश आपकी जाति क्या है, ठीक है। इससे आप इसको याद कर लेते हैं। अब देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। ये टैक्सॉन है, मतलब टैक्सॉन के बारे में पूछा, टैक्सॉन क्या है? तो देखो, आपके किसी मित्र ने, आपके पापा ने कभी टैक्स भरा हो, शायद ध्यान हो। तो टैक्स में क्या है, अलग अलग रैंकें होती हैं कि इतना उनकी वेतन है तो इतना उनको टैक्स लगेगा, उतने से अधिक पैसा कमाते हैं, वेतन है, तो उनकी रैंक अलग है, ठीक है। अधिकारी नहीं होते हैं, A1 रैंक अधिकारी हैं, A1 क्लास के जो अधिकारी होते हैं, और उनसे छोटे अधिकारी होते हैं, मतलब रैंकें होती है अधिकारियों की। तो देखो, रैंक के हिसाब से टैक्स लगते हैं। लगाओ उत्तर। हाँ, तो टैक्सॉन का सही उत्तर है आपका, टैक्सॉन है किसी रैंक वर्ग की समूह। हमने आपको इस तरह से याद कराया कि जो टैक्स लगते हैं रैंक के हिसाब से लगते हैं। जिनकी रैंक अधिक है वो पैसा अधिक कमाते हैं, तो उन पर टैक्स ज़्यादा लगेगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है। किसी रैंक के समान लक्षणों वाले पौधों एवं जंतुओं का समान समूह है।
किसी रैंक के समान लक्षणों वाले पौधों एवं जंतुओं का समूह है। तो देखो यहाँ पर आपको समझाते हैं। देखो, अगर किसी की रैंक समान है तो वेतन भी समान होगी, और वेतन समान है तो टैक्स भी समान लगेगा उन पर। टैक्स सही समान लगेगा ना? बताओ उत्तर जल्दी से कमेंट करो। हाँ, तो देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका टैक्स। ये हमने कैसे कराया आपको, किसी की रैंक समान है तो समान टैक्स लगेगा। उत्तर याद हो गया आपको। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। क्या पूछा है? हर्बेरियम स्पेसीमेन के सीट में कौन सी सूचना नहीं दी जाती है? तो देखो, हर्बेरियम संग्रहालय होते हैं, उनमें पौधे रखे जाते हैं, तो कई जानकारियां भी लिखी जाती हैं वहाँ पर। तो देखो, जो उच्चतम स्तर की बात होती है, जो बहुत अच्छी बात होती है, जैसे कि बहुत बड़े अधिकारी बनना है, तो उनमें ऊंचाई का महत्व नहीं होता है। पहली बात तो देखो ये है, उनमें ऊंचाई का कोई महत्व नहीं होता है। आप कलेक्टर बन सकते हैं या, और देखो अब आपके सामने बताती है पुलिस अधिकारी, उन्हें अपन आईपीएस बोलते हैं, लेकिन आईपीएस से बड़े कौन होते हैं? कलेक्टर होते हैं। क्या उनमें ऊंचाई मांगते हैं? नहीं मांगते हैं ना। तो सही उत्तर क्या बताओ? हाँ, तो इसका सही उत्तर है आपका पौधों की ऊंचाई। मतलब जो हर्बेरियम संग्रहालय होते हैं, उनमें जो सूचना प्रदर्शित होती है, पौधों की ऊंचाई उनमें नहीं लिखी जाती है। आपको अच्छे से याद हो गया है, आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आ रहा है। तो देखो, हम देखो लखनऊ के नवाब तो है नहीं, सही ना बात? उनको बहुत जल्दी जुकाम हो जाता था। तो देखो, सीधी सीधी बात आप समझें, जहाँ कोई अच्छा राजा हो तो वहाँ पर भी अधिक से अधिक अनुसंधान केंद्र खुलेंगे। सीधी सीधी बात है। नेशनल वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर क्या है बताइए। हम एक आध दिन लखनऊ घूमने जाएंगे, नेशनल वनस्पति अनुसंधान है वहाँ पर कि नहीं ये पता नहीं हमको। तो इसका उत्तर देखते हैं। हाँ, तो लखनऊ में नेशनल वनस्पति अनुसंधान है। लखनऊ में नेशनल वनस्पति अनुसंधान स्थित है, इसे आप ध्यान रखें। अब है आपका अगला प्रश्न, वर्गिकी के जनक कौन हैं? तो इसका उत्तर कैसे याद करते हैं देखते हैं। अभी हमने आपको इसके पहले बोला था कि जो कैरोलस लिनियस हैं, उन्हें वर्गिकी के जनक भी कहा जाता है। तो वर्गिकी के पिता कौन है? कैरोलस लिनियस। वर्गिकी के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। तो जहाँ तक कोई वहाँ पर ट्रिक्स फिट होगी तो हम आपको बता देंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है? कैरोलस लिनियस। वर्गिकी के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। और पूछा जाए वनस्पति के विज्ञान के पिता कौन है, तो थियोप्रास्टस हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रख लेना आप। अब है वर्गीकरण की मूलभूत इकाई क्या है? तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब कहीं आप चर्चा वगैरह कर रहे हैं, जब सब अच्छे से चल रहा है, अगर बात बिगड़नी होती है तो सीधी सीधी बात कहाँ पहुंच जाती है?
जाति में पहुंच जाती है। ऐसा भी समाज है, जातिवाद नहीं होना चाहिए, सीधी सीधी बात जाति पहुंच जाती है। किस जाति के हो, कई व्यक्ति अपनी जो गाड़ी होती है, वाहन होता है, उस पर लिखाए रहते हैं। तो मतलब जहां से किसी चीज की शुरुआत होती है वो जबान पर आ ही जाती है। इसी तरह इस वर्गीकरण के बारे में, वर्गीकरण की मूलभूत इकाई क्या है। जैसे कि बात करें, अपना शरीर है, शरीर की इकाई क्या है, कोशिका है। अपनी शरीर की क्रियात्मक इकाई क्या है, जीन है, इसे ध्यान रखें आप। इसी तरह वर्गीकरण की मूलभूत इकाई क्या है, किसी को कैसे बांटोगे, किसी को कैसे बांटोगे। जब फूट डालो शासन करो वाली बात आएगी तो क्या होगा, सीधी सीधी जातियों की बात होती है। तो इसका उत्तर बताओ क्या है, वर्गीकरण की मूलभूत इकाई क्या है। तो इसका सही उत्तर है आपका जाति। वर्गीकरण की मूलभूत इकाई जाति होती है। अब देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। द्विजगत वर्गीकरण के अनुसार गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है। जो आप गेहूं खाते नहीं, टें करते रहते हो, अगर गेहूं ना हो तो मुंह से जो है शब्द भी नहीं निकलते हैं। गेहूं की रोटी खाते रहते हो खूब, फिर करते रहते हो टें टें टें। तो ऐसे टें टें नहीं करना चाहिए, सबसे अच्छा बोलना चाहिए। तो बताओ इसका क्या है वानस्पतिक नाम गेहूं का। हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, इसका सही नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। इसका सही नाम है ट्रिटिकम एस्टिकम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है। सजीव जब अपने शत्रुओं से बचने के लिए स्वयं को उस परिस्थिति के अनुसार ढाल लेता है तो उसे कहते हैं अनुकूलन। तो इस पर हमें थोड़ा सा संदेह है, हम कह नहीं पा रहे हैं अभी इसका अनुकूलन सही है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको हम आपको बाद में कन्फर्म करके क्लियर बता देंगे। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 है, आपसे क्या पूछ रहा है। ओराइजा सटाइवा में, माने चावल का नाम है, चावल का माने धान का वानस्पतिक नाम है ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा में ओराइजा क्या है, ये आपसे पूछा है। तो आप सभी जानते हैं जब द्विनाम पद्धति की बात होती है तो पहला नाम वंश का होता है, वंश अपनी जाति बताओ, और दूसरा नाम जाति का होता है। ओ राजा सटाइवा, तो ओ राजा पहले आ रहा है तो किसका नाम होगा, लगाओ दिमाग। आपको सभी प्रश्नों को तो कमेंट भी करना है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाता है, एक बार और सुन लीजिए आप। देखो, द्विनामकरण पद्धति में पहला नाम वंश का आता है, दूसरा नाम जाति का आता है। अब आपसे पूछा है ओ राइजा सटाइवा, तो ओ राइजा क्या है, वंश की जाति है, जल्दी बताओ। तो इसका सही नाम है आपका वंश। पहला नाम वंश का है और सटाइवा आप जानते ही हैं वो जाति हो जाएगी इसकी। ये चावल का है, माना धान का है, वानस्पतिक नाम ध्यान रखें। अब है प्रश्न क्रमांक 12 है। आपस में संकरण करने वाले जीवों की समष्टि को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर आप जल्दी से बताइए। जो बात सर्वमान्य होती है, तो आप बताओ, शादियां जो होती हैं, अधिकतर की बात कर रहा हूं, वैसे तो किसी भी जाति वर्ग में शादी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अधिकतर शादियां जो होती हैं आपस में समानता किस में होती है, जाति में होती है।
कि समाज में होती है, कि समुदाय में होती है, वो उत्तर यहाँ से आपको बताना है। सही उत्तर बताइए क्या है? हाँ, आपने सही सोचा, इसका सही उत्तर है आपका जाति। इसका सही उत्तर है आपका जाति। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13 है, आपसे क्या पूछ रहा है। ICBN का पूरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, वार्षिक परीक्षा में भी ये आ सकता है। तो आपने अच्छे से सोच लिया इसका नाम। आई से हो जाता है इंटरनेशनल, सी से कोड और बी से बॉटनिकल एंड नामकरण। तो इंग्लिश में देख लें, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका सी। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14 है, आपसे क्या पूछ रहा है। पादप कुल का वैज्ञानिक नाम के अंत में क्या लगा रहता? किसी भी पादप कुल का आप नाम बोलें तो उसके अंत में क्या लगा रहता है? तो देखो, हम आपके सामने कुछ कुलों के नाम बोल रहे हैं, तो आप उनमें से उत्तर ढूंढना। तो पहले प्रश्न क्या है? पादप कुल का वैज्ञानिक नाम के अंत में क्या शब्द लगा रहता है, मतलब वो आपसे अंत में पूछ रहा है। अब सोचना, आप फिर कमेंट करना। मालवेसी, सोलेनेसी, फेबेसी। लगाओ दिमाग, क्या सही है? हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा कि हमने जो आपको बोले हैं तो उनमें लास्ट में एसी आ रहा है, तो ये आपका सही है, एसी। मालवेसी, सोलेनेसी, फेबेसी, ये सभी क्या है? पादपों के कुलों के नाम हैं। दालें किस कुल में आती हैं? ठीक है, तो ऐसे आते हैं। अब प्रश्न नंबर 15 है, आपसे क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। निम्नलिखित में से वैज्ञानिक नाम हेतु कौन सा विकल्प सही है? तो देखो, पहला नाम वंश का, दूसरा नाम जाति का। अब देखो, जाति इंडिका होती है। अब देखो, ए में भी लिखा हुआ है इंडिका और डी में भी लिखा हुआ है इंडिका। तो मेरे हिसाब से जो है कि इसमें ए भी सही हो सकता है और डी भी सही हो सकता है। तो इसका उत्तर जो है अपन लगा लेते हैं मैंगीफेरा इंडिका। ये अपना आम का वानस्पतिक नाम है और एपिस इंडिका जो है मधुमक्खी का वानस्पतिक नाम है। या तो ये प्रश्न गलत हो गया है टाइप करने में। तो मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाता है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, और ये आम का वानस्पतिक नाम है। अब है आपके सामने वनस्पति के जनक कौन हैं, वनस्पति के पिता कौन हैं। तो देखो, इसका उत्तर हमने बातों बातों में आपको पहले बता दिया था, क्या इसका सही उत्तर है। तो देखो, इसका सही उत्तर है, अभी कमेंट करके बता सकते हैं। जी बिल्कुल सही है, आपने सही बताया उत्तर, थियोफ्रास्टस। ठीक है, और इसमें देखो जो लेमार्क हैं, इन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति के बारे में बताया था। ध्यान रखें, आप पूछ सकते हैं। अब है प्रश्न नंबर 17 है, सिस्टेमैटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो देखो, सिस्टेमैटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले जूलियन हक्सले ने किया था, ये हमें लगता है। हो सकता है इसका सही उत्तर लिनियस भी हो सकता है। ठीक है, इसको भी हम आपको बाद में कंफर्म करके बता देंगे। सिस्टेमेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले पूछा है और लिनियस ने सिस्टेमेटिक्स पर बहुत सारा अध्ययन किया है। ठीक है,
तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो समस्या पैदा कर रहा है, तो अभी इसका उत्तर आप जूलियन हक्सली मानकर ही चलें। अब है आपका प्रश्न नंबर 18। इसका उत्तर आप बताना, हम आपको थोड़ा बहुत बता रहे हैं। जो एप्पल होता है, एप्पल होता है, सेब होता है, तो उसमें जो आप जानते हैं वो असत फल है, आप जानते हैं वो असत फल है। तो उसमें जो बीज रहते हैं उसके ऐसे रहते हैं, मतलब मधुमक्खी हूँ उसके अंदर। एप्पल में मतलब मधुमक्खी हूँ। बताओ इसका उत्तर। एपीकल्चर क्या है, बताओ इसका उत्तर क्या है। हाँ, बिल्कुल आपने सही बताया। एपीकल्चर का मतलब हो जाएगा मधुमक्खी, मतलब ऐप में मक्खी, ऐप में मधुमक्खी। अब है प्रश्न क्रमांक 19। जीवों के विकासात्मक इतिहास को क्या कहते हैं? तो देखो, अगर आप सही सही पढ़ रहे हैं, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो आपके विकास का फल आपको जरूर मिलेगा। क्या कहा मैंने? अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो विकास का फल आपको जरूर मिलेगा। बताओ इसका सही उत्तर। बिल्कुल सही सोचा आपने। जब जीवों का विकास होगा तो उसका उनको फल भी मिलेगा। तो इसका सही उत्तर है फाइलोजेनी। फाइलोजेनी, जीवों का विकासात्मक इतिहास फाइलोजेनी कहलाता है। जीवों को फल जरूर मिलता है उनके सही कर्म का। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20 क्या कह रहा है आपसे। कवकों में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित रहता है? कवक मतलब फंजाई। देखो, आप बासी रोटी खाओ, बासी ब्रेड खाओ, तो होगी आपके दाद, खाज, खुजली, फिर फोड़ा होंगे। क्या होगा फिर? आप जानते हो क्या होगा? तो जो फोड़ा है, जब खाज दाद हो जाएगी तो जो उस जगह ऐसा लगेगा जैसे कि वहाँ जो मांस है वो गलने लगा हो। ऐसा ही तो लगता है जब भयंकर दाद खाज हो जाती है। तो दाद खाज किससे होती है? कवकों से होती है। कवक को अपन फंजाई कहते हैं। तो कवकों में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित रहता है? बताओ सही उत्तर। बिल्कुल सही, आपने सही बताया, ग्लाइकोजन। इसका सही उत्तर है ग्लाइकोजन।